हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड जेनेटिक कोड। सो लेट्स स्टार्ट विद आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए दो टाइप का हो सकता है, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए सिर्फ वायरसेस में पाया जाएगा। RH विटेकर के 5 किंगडम के किसी भी मेंबर में जेनेटिक आरएनए नहीं पाया जाता। तो जेनेटिक आरएनए में आरएनए विल वर्क एज ए जेनेटिक मटेरियल। इट इज सीन इन सम वायरसेस जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV, रूस सार्कोमा वायरस एट्सेट्रा। नॉन जेनेटिक आरएनए बेसिकली 3 टाइप का होगा, RRNA, mRNA, tRNA। RRNA स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल RNA, mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA एंड tRNA स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर RNA। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोमल RNA की। राइबोसोमल RNA इज द मोस्ट अबंडेंट एज वेल एज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो दैट इज RRNA। 80% ऑफ टोटल RNA होता है। इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम और बनता कहाँ पे है, न्यूक्लियोलस के अंदर। राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 80S एंड 70S। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80S पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 70S पाया जाता है। 80S की दो सब यूनिट हैं, दैट इज 60S एंड 40S। 70S की भी दो सब यूनिट्स हैं, 50S एंड 30S। जो 60S सब यूनिट्स को बनाने में कौन कौन सा RRNA हेल्प कर रहा है, दैट इज 28S, 5.8S एंड 5S। 40S वाली सब यूनिट बनाने के लिए 18S RRNA काम आता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था RNA जो राइबोसोमल RNA होता है वो RNA पॉलीमरेज 1 बनाती है, एक्सेप्ट 5S RRNA। 5S RRNA RNA पॉलीमरेज 3 बनाती है। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो उसमें 50S को बनाने के लिए 23S और 5S RRNA की ज़रूरत पड़ेगी और 30S को बनाने के लिए 16S RRNA की ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ यहाँ पे, जो 28S RRNA होता है वो एक एंजाइम की तरह भी काम करता है, दैट इज़ पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ट्रांसलेशन के दौरान दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है। यानी कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऐसी एंजाइम है जिसका नेचर प्रोटीनेशियस नहीं है। सो मैं कह सकती हूँ कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक तरीके से राइबोजाइम है, ठीक है। वहीं पे प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की तरह कौन काम करेगा, 23S RRNA। सो RRNA इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि RRNA ऐसा RNA है जो ट्रांसलेशन के दौरान mRNA से भी जुड़ता है और tRNA से भी जुड़ता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच RNA एक्ट एज अ बाइंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द अदर 2 टाइप्स ऑफ RNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान ऐसा कौन सा RNA है जो बाकी दोनों टाइप के RNA के जुड़ने के लिए एक बाइंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, देन योर आंसर विल बी RRNA। नेक्स्ट इज मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट और ये सबसे बड़ा RNA है और सबसे लीस्ट स्टेबल। RRNA क्या था, मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट। ये लीस्ट स्टेबल और लीस्ट अबंडेंट एंड लार्जेस्ट। Discovered by Jacob and Monod. It is 1 to 5% of total RNA. It is monocistronic in eukaryotes and polycistronic in prokaryotes. Very very important line. इस लाइन का मतलब है कि यूकैरियोट्स में एक जो mRNA है वो एक ही टाइप का प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक mRNA की स्ट्रैच में कई सारी स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन्स होंगी, इसीलिए एक mRNA डिफरेंट 2 या 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बना सकता है। तो mRNA इज मोनोसिस्ट्रोनिक इन यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक इन प्रोकैरियोट्स। इट इज़ टेम्पलेट या इंफॉर्मेशनल RNA, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसे इंफॉर्मेशनल RNA भी कहते हैं। DNA ने एग्जैक्ट सीक्वेंस कॉपी की mRNA पर और mRNA की सीक्वेंस फॉलो होगी प्रोटीन की एमिनो एसिड की सीक्वेंस में। तो इट डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ऑन प्रोटीन। इट कंटेन्स कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
लास्ट इज टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? टीआरएनए को सबसे ज़्यादा थोरोली स्टडी किया गया था। इट इज़ मोस्ट थोरोली इन्वेस्टिगेटेड आरएनए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सबसे स्मॉल है। स्मॉलेस्ट आरएनए इज टीआरएनए, लार्जेस्ट इज एमआरएनए, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल इज आरआरएनए। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिक, इट इज़ स्मॉलेस्ट। इसमें सिर्फ 73 to 93 बेसिस होते हैं। इट इसे सॉल्युबल अडेप्टर आरएनए बोलते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड को कैरी करके कोडोन्स के साथ जुड़ता है। तो इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन अमीनो एसिड एंड एमआरएनए। इट इज स्टेबल। इसका काम क्या है? अमीनो एसिड को कैरी करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल भी दी गई है और 3 डायमेंशनल भी। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल जो कि दिया था हॉली ने, और 3 डायमेंशनल मॉडल है एल शेप्ड मॉडल, इन्वर्टेड एल, इट वॉज गिवन बाय क्लग। समटाइम्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं या फिर अगर आप टीआरएनए की अपीयरेंस देखते हैं तो वो कैसी अपीयरेंस होगी? तो आप क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड एल, क्योंकि हम लोग 3D के अंदर उसे देखेंगे। अगर वहीं पे आ जाए कि आप डायग्राम में हम कौन सा बनाते हैं तो दैट इज़ 2 डायमेंशनल मॉडल गिवन बाय हॉली। लेट अस अंडरस्टैंड द 2 डायमेंशनल मॉडल गिवन बाय हॉली। This is the 5' end. This is the 3' end. ठीक है, तो इसके अंदर 4 आर्म्स हैं और 3 लूप्स हैं। एक यहाँ पे ऐसे एक वेरिएबल आर्म भी होती है। एक ही स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड यूं चल के ऐसे घूम के वापस आ रहा है, और इसमें एक ही स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। दिस इज द एक्सेप्टर आर्म। ये एक्सेप्टर आर्म एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को रिसीव करेगी ताकि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड यहाँ से चिपक सके, और जब टीआरएनए पर अमीनो एसिड जुड़ जाएगी तो ऐसे टीआरएनए को चार्ज्ड टीआरएनए भी कहा जाता है। दिस इज डीएचयू आर्म, डाई हाइड्रो यूरिडिन आर्म, और ये है डीएचयू लूप, डाई हाइड्रो यूरिडिन लूप। इसके पास एक एंजाइम होगी एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगी? इट विल एक्टिवेट द अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को, एंड दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम है मेथियोनिन को भी वही एक्टिवेट कर रही है, नहीं, ये सबके लिए अलग अलग होगी। सपोज अगर इस टीआरएनए पे मेथियोनिन को एक्टिवेट करने की एंजाइम है तो यहाँ से मेथियोनिन ही एक्टिवेट होगी और फिर यहाँ पे मेथियोनिन ही आके जुड़ेगी एक्सेप्टर आर्म पे। सो दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। दिस इज एंटीकोडोन आर्म, this is anticodon arm, this is anticodon loop, anticodon arm and anticodon loop। इस एंटीकोडोन लूप पे जो 3 ऐसे बेसेस होंगे जिन्हें एंटीकोडोन कहा जाएगा क्योंकि ये एमआरएनए से जुड़ेंगे। अगर इधर इसका 5' है, यहाँ एमआरएनए का 3' होगा, 5'। सपोज यहाँ पे है CAG, तो यहाँ एंटीकोडोन आर्म पे क्या होगा? C के सामने G, A के सामने U, G के सामने GUC। तो दिस एंटीकोडोन आर्म हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द प्लेस ऑफ टीआरएनए ऑन एमआरएनए। टीआरएनए एमआरएनए पे कहाँ पे जाके जुड़ेगा ये हमें एंटीकोडोन लूप बताएगा। दिस इज T5C arm, thymine pseudocytosine loop, T5C arm and T5C loop helps in binding of tRNA to ribosome, helps in binding
of tRNA to राइबोसोम। tRNA राइबोसोम से किस लूप की मदद से जुड़ेगा? दैट इज T5C लूप। तो 4 आर्म्स होगी, एक्सेप्टर, DHU, एंटीकोडोन और T5C। एक्सेप्टर आर्म एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से जुड़ेगी। DHU आर्म के पास DHU लूप है, जो अमीनो एसिड, इसके पास एंजाइम है अमीनो एसिड एसाइल सिंथेटेज, जो कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगी। दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। एंटीकोडोन आर्म के पास एंटीकोडोन लूप है, जो एंटीकोडोन लूप अपनी जगह पहचानेगा mRNA पे। राइबोसोम से जुड़ने में कौन मदद करेगा? T5C लूप। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, दैट इज 2D मॉडल और क्लोवरलीफ मॉडल ऑफ tRNA। tRNA में इंट्रास्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट और इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग इज प्रेजेंट। सो आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है। क्लियर? आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं पॉज करके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी डायग्राम पे आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस टिका हुआ है। आपको tRNA की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे चल के ट्रांसलेशन में दिक्कत आपको ना आए। tRNA के पास कई सारे अनयूजुअल बेसिस हैं, जो मेनली अराइज हुए हैं मिथाइलेशन से। अनयूजुअल बेसिस tRNA को प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अटैक से, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉबलिंग। व्हाट इज वॉबलिंग, वो हम आगे देखेंगे। DHU लूप के पास एंजाइम है, ये वाली अमीनो एसाइल सिंथेटेज। इट इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। इट इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। Anticodon, that is recognition या nodose, it most specific loop of tRNA, it recognizes its place on mRNA with the help of anticodon. Thymine pseudocytidine, it connects tRNA to the larger subunit of ribosome. Acceptor arm, activated amino acid binds to acceptor arm. तो इसके साथ ही हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ RNA। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड टर्म किसने दी थी? जॉर्ज गैमो ने। एंड व्हाट इज जेनेटिक कोड? ठीक है, ये है DNA की सीक्वेंस, मान लो कुछ भी। DNA से बना mRNA, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। DNA से बना mRNA, mRNA पे नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस, ये रहा प्रोटीन। प्रोटीन्स पे क्या है? एमिनो एसिड 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ। mRNA या DNA की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और प्रोटीन की जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? इस चीज़ को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA और mRNA टू दैट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स इज नॉन एज जेनेटिक कोड। क्या रिलेशन है? देखते हैं क्या रिलेशन है। देयर अकर्स 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं? 20। और नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के हैं? 4। यानी 4 नाइट्रोजनस बेसिस को कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना पड़ेगा ताकि वो 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकें। DNA कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोटीन चेन। जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट, यानी एक कोडोन 3 बेसिस से बन के मिलती है और उससे एक अमीनो एसिड कोड होती है। जैसे कि AUG 3 है, इसे एक कोडोन कहेंगे, और AUG किसे कोड करेगी? मेथियोनिन को। अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही क्यों है? देखो, एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला होता है कि जितनी कोडोन्स हैं उतनी मैक्सिमम अमीनो एसिड बन सकती हैं। नंबर ऑफ कोडोन्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस रेज टू द पावर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन वन कोडोन। यानी कि नंबर ऑफ कोडोन्स का फॉर्मूला क्या है? टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस raised to the power number of nitrogenous bases in one codon. Type of nitrogenous bases 4 होंगे, AUGC. If genetic code is singlet, अगर एक बेस एक अमीनो एसिड बनाए तो 4 की पावर कितनी होगी? 4। कितने अमीनो एसिड बन पाएंगे? सिर्फ 4। हमें बनानी है, हमें कोड करनी है 20। इफ़ 2 अमीनो एसिड यानी AT या AU, UG, इस तरीके से 2 मिलके एक कोडोन बनाएं तो मैक्सिमम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड इज 16। अगर 3 मिलके बनाएं तो
मैक्सिमम अमीनो एसिड कुड बी कोडेड इज 64, बट हमें कितनी कोड करनी है 20। तो नेचर या तो डुप्लेट चुन सकता था या ट्रिपलेट। डुप्लेट चुनने में ये दिक्कत थी कि कुछ 3-4 कोडोन्स को ऐसा करना पड़ता कि वो 2 टाइप की अमीनो एसिड को कोड करें, बट फिर उन कोडोन्स को कैसे पता लगेगा कि भाई कब कौन सी अमीनो एसिड कोड करनी है। इसलिए नेचर ने जेनेटिक कोड एज अ ट्रिपलेट चुना। कुछ ऐसी कोडोन्स होती हैं जो सेम अमीनो एसिड्स को कोड करती हैं, तो उसको हम डिजेनरेसी कहते हैं, आगे देखेंगे। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट क्योंकि 64 कोडोन पूरी सही थी, यानी बहुत मतलब अबंडेंट ही थी कि 20 अमीनो एसिड को आसानी से कोड किया जा सके। ये तो हुई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड, अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट जैसे कि ओकवा, हरगोविंद खुराना, निरनबर्ग एंड मिथाई, तो कुछ साइंटिस्ट्स ने मिल के ये डिसिफर किया कि भाई जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। कैसे? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, ये एनसीईआरटी में तीनों चारों दिए हुए हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया सीवियरो ओकवा। सीवियरो ओकवा ने एक एंजाइम बनाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक ऐसी एंजाइम है जो बिना डीएनए की मदद से आरएनए बना सकती है। तो इट इज़ आरएनए पॉलीमरेज बट इट इज़ डीएनए इंडिपेंडेंट, यानी कि ये इसे क्योंकि सीवियरो ओकवा ने डिस्कवर की थी तो इसे ओकवा एंजाइम बोला गया। इस ओकवा एंजाइम की मदद से डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाए। होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर ऑफ आरएनए का मतलब, होमोपॉलीमर का मतलब जिसमें एक ही बेस हो, यू 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 यू। कोपॉलीमर मतलब 2 बेस पेयर ऑल्टरनेटली रिपीट हो रहे हों, ए जी ए जी ए जी, इस तरीके से। अब फिर निरनबर्ग एंड मिथाई ने उन होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर से प्रोटीन्स बनाए। इन्होंने देखा कि भाई अगर होमोपॉलीमर है तो उससे जो प्रोटीन बन रहा है उसमें एक ही अमीनो एसिड बार बार आ रही है, फिनाइलएलानिन फिनाइलएलानिन फिनाइलएलानिन, और जितने बेसिस हैं ना उससे 1/3 अमीनो एसिड्स हैं। सपोज मैंने 9 बेस का होमोपॉलीमर बनाया तो अमीनो एसिड कितने अमीनो एसिड का प्रोटीन बनेगा? 3। इसका मतलब 3 मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। फिर इसने बोला कि भाई जो कोपॉलीमर है, सपोज मैंने कोपॉलीमर लिया ए जी ए जी ए जी ए, तो ए जी ए जी ए जी ए जी ए, इससे जो प्रोटीन बन रहा है उसमें 2 अमीनो एसिड रिपीट हो रही हैं। ए जी ए ने 1 बनाई, जी ए जी ने 2, फिर ए जी ए ने 1 वाली बनाई। तो इसका मतलब कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और इस चीज़ को बोला गया जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ओकवा एंजाइम, सीवियरो ओकवा, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर हरगोविंद खुराना, उनकी मदद से प्रोटीन किसने बनाए? निरनबर्ग एंड मिथाई। और हॉली, हरगोविंद खुराना, निरनबर्ग मिथाई सबको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया। हॉली, निरनबर्ग, खुराना get Nobel Prize for their work on genetic code, right? This is about the genetic code को डेसिफर कर लिया गया। अब इसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड फटाफट पढ़िए। फर्स्ट इज ट्रिपलेट इन नेचर, अभी हमने पढ़ा। स्टार्ट कोडोन, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने का काम कौन करती है? AUG। AUG का 2 फंक्शन है, एक तो ये स्टार्ट कोडोन है, दूसरा AUG मिथ्योनिन को कोड करती है। तो इट ऑल्सो कोड्स फॉर मिथ्योनिन। तो इसके कैसे फंक्शन हो गए? डुअल फंक्शन। इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स। स्टॉप कोडोन, ऐसी कोडोन जो प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगी। तो 3 स्टॉप कोडोन्स हैं आपके पास, UAA, UAG और UGA। स्टॉप कोडोन किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती, इसलिए इन्हें नॉन सेंस कोडोन भी कहा जाता है। UAA को ओकर, UAG को एम्बर और UGA को ओपिल कहा जाता है। आप स्टॉप कोडोन इजीली याद कर सकते हैं, कैसे? UAA उल्लू आया आया, UAG उल्लू आया गया, UGA उल्लू गया आया। कोमालेस, जेनेटिक कोड कोमालेस होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि 3 के बाद कोमा लगाएंगे। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब पहले AUG एक कोडोन, फिर दूसरी कोडोन स्टार्ट होगी GCC से। ऐसा नहीं है कि AUG के बाद UGG इस तरीके से कोडोन हो, नो। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, यानी कि एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक ही कोडोन का हिस्सा होगा। हाँ, कुछ वायरसेस में जैसे SV40 या 5 × 174 में जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग हो भी सकता है।
non-ambiguous. One codon will always code for one amino acid only. One codon will always codes for one amino acid. यानी कि जैसे कि यू फिनाइल एलानिन कोड करता है, तो यू हमेशा सिर्फ फिनाइल एलानिन ही कोड करेगा. ऐसा नहीं है कि कभी उसका मन कुछ और कोड करने का हो गया. नो, वन कोडोन ऑलवेज कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड. एक्सेप्शन है जी अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो तो इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, बीच में प्रेजेंट है तो विलाइन. हाँ, नीट स्टूडेंट्स को जो एक्सेप्शंस हैं वो जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं सिर्फ उतनी ही पढ़ने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. पोलैरिटी 5' to 3'. यूनिवर्सल जेनेटिक कोड जो है इट इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली. एप्लीकेबल यूनिवर्सली का मतलब कि भाई अगर जैसे कि अगेन AUG अगर मिथ्योनिन बनाती है तो वो हम लोगों में, नाइडेरियंस में, कैट्स में, डॉग्स में, प्लांट्स में, प्रोकैरियोट्स में, सब में मिथ्योनिन बनाएगी. इट इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली. ऐसा नहीं है कि AUG हम ह्यूमंस में मिथ्योनिन कोड कर रही है, दूसरे में किसी और में कुछ और कर रही होगी. नो. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस और स्टॉप कोडॉन्स कुछ जगह पे डिफरेंट काम कर सकती हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में भी और पैरामीशियम में भी. एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि देयर आर सम एक्सेप्शंस इन सम सीलिएट्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. तो एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे UAA और UGA है, ये स्टॉप कोडॉन्स होती हैं हमारे अंदर तो, बट इन पैरामीशियम में ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनाती हैं. फिर यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि आपको यूनिवर्सल और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है वो बताएगा. जैसे कि हम लोगों में स्टॉप कोडॉन्स हैं UAA, UAG और UGA. माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG, AGG और AGA. माइटोकॉन्ड्रिया में UGA स्टॉप कोडॉन नहीं है. UGA कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड AGA और AGG आर्जिनिन के लिए कोड करती है हम लोगों में. सेकेंड इज AUA, नॉर्मल न्यूक्लियर जीनोम जो है वो आइसोल्यूसिन के लिए कोड करेगा, लेकिन AUA माइटोकॉन्ड्रिया में मिथ्योनिन के लिए कोड करता है. लास्ट इज डीजेनरेसी का पॉइंट देखिए. डीजेनरेसी क्या है? डीजेनरेसी इज कि देखो टोटल कोडॉन्स कितनी हैं. टोटल कोडॉन्स आर 64. स्टॉप कोडॉन्स कितनी हैं? 3. ठीक है, तो कोडॉन्स कोडिंग फॉर अमीनो एसिड कितनी बच गई? कोडॉन्स कोडिंग फॉर अमीनो एसिड कितनी बन गई? बच गई 61. अमीनो एसिड कितनी कोड करनी है? 20. यानी वन अमीनो एसिड can be coded by more than one codon. इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी. एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल यू कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन. यू कोड करता है फिनाइल एलानिन को, प्लस सी भी कोड करता है फिनाइल एलानिन को. तो थर्ड बेस के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बहुत सारी जगह पे. इस थर्ड बेस को बोलते हैं वोबल बेस और इस फीचर को बोलते हैं डीजेनरेसी. ठीक है, वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, ये तो था non-ambiguous nature, and one codon can be coded by one amino acid can be coded by more than one codon. It is degeneracy. Which base is least specific for coding of amino acid? Third base, और इसीलिए इसे बोलते हैं वोबल बेस एंड इट इज वोबल हाइपोथेसिस गिवन बाय क्रिक. तो दिस इज अबाउट द डीजेनरेसी. अगर आ जाए कौन से बेस ज़्यादा स्पेसिफिक है अमीनो एसिड कोडिंग के लिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड. कौन सा कम स्पेसिफिक है? थर्ड. वोबल बेस कौन सा होता है? थर्ड. इस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? वोबल हाइपोथेसिस. किसने दी थी? क्रिक ने दी थी. राइट. सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक कोड. एक पॉइंट यहाँ पे आप और लिख लेंगे कि AUG इज नॉन डीजेनरेट कोडोन. बाकी सारी कोडोन डीजेनरेसी शो करती हैं. नॉन डीजेनरेट कोडोन कौन सी है? AUG. यानी कि मिथ्योनिन को कोड करने वाली सिर्फ एक ही कोडोन है, दैट इज AUG.
नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जेनेटिक कोड के, आप यहाँ तक एनसीईआरटी से नोट से अच्छे से पढ़िए। प्लस नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसलेशन और ऑपेरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।